हेलो। हाँ सर। ठीक है, अभी कुछ आई डोंट नो कि कहाँ तक मैंने बोला था और कितना सुना तुम लोगों ने। मुझे एक बार फिर से बोलो। सर मुझे एक डाउट था। बोलो। सर वो पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूला में के क्यू वन क्यू टू बाई आर आया था सर, वो आर आर कैसा है क्या बताओगे क्या? क्या? सर पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूला में के क्यू वन क्यू टू बाई आर था ना सर। हाँ। तो सर वो आर के बारे में बताओगे कैसे मतलब? आर डिस्टेंस है। ओके। हम्म। के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर इज फोर्स। इनटू आर कर दोगे तो एक आर कट जाएगा ना, स्क्वायर। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया क्या मैं किससे बात कर रहा था, क्या कह रहा था? श्रेया, यस। ये बात समझ में आ रही है कि आपकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यस सर। वो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? mgh होती है। ठीक है, क्या होती है? mgh। हाँ, mgh। अच्छा, ये किसी ने अगर ये mgh वाला फॉर्मूला पढ़ा है? सही, यस। किसी ने पढ़ा है या बिल्कुल पढ़ा ही नहीं है? सर 9th में था आई गेस। हाँ, ठीक है। तो mgh, ओके, वेरी गुड, सबने पढ़ा है, वेरी गुड। चलो, वो रिकॉल हो गया, अच्छी बात है। ठीक है, तो अब यहाँ से क्लियर हो गया आपको ये mg इज फोर्स एंड h। तो मैंने एक सिमिलैरिटी बताई है, उससे हम यहाँ समझ सकते हैं। एक ओके और सर। फनी बात बताऊंगा आगे। तो पहले अभी इतना समझते हैं कि अगर मान लो, ये तो हो गया कि अगर हमें ये पता है कि फोर्स क्या है और डिस्टेंस क्या है, देन वी कैन राइट। और अगर मान लो कहीं पे पोटेंशियल दे रखा है ना, कितने वोल्ट की बैटरी है, दैट इज नथिंग बट पोटेंशियल, और यू कैन से पोटेंशियल डिफरेंस है ना। डिफरेंस कैसे? यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 10 है ना, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 10 वोल्ट। तो ये जो अगर दे रखा है ऐसा, राइट, तो क्या क्या यहाँ पे मतलब what is going to be potential energy? Then potential energy is nothing but charge q into v। ठीक है, ये है फॉर्मूला। दो फॉर्मूले हैं, ठीक है। एक तो है k क्यू वन क्यू टू बाई आर, और एक है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला k इंटू वी। वी इज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये आगे हमें काम आएंगे, तो यहाँ लिख ले रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अब थोड़ा सा यहाँ पे ये समझते हैं कि अब इसका यूज क्या होगा, है ना। ये जो हमने इतनी सारी बातें पढ़ी हैं वो यहाँ पे कैसे यूज होंगी। तो एक्चुअली में, अच्छा, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? ये बताएगा मुझे। और पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज रेफरेंस, मतलब विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस। अचिंत्य एग्जैक्ट पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इट इज ऑलवेज विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस। ठीक है, कभी भी हम पोटेंशियल एनर्जी की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते। कैसे, एक समझाता हूं मैं। कि अगर मान लो, जस्ट सपोज कि एक इंसान यहाँ पे मुंबई में खड़ा हुआ है और वो बॉल फेंक रहा है ऊपर की तरफ, एच हाइट तक जा रही है। एंड व्हाट ही इज गोइंग टू से, ही इज गोइंग टू से कि इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी mgh है विद रेस्पेक्ट टू अर्थ ओवर हियर, है ना, मुंबई में खड़ा हुआ है। और एक आदमी कश्मीर में खड़ा हुआ है, राइट, माउंटेन्स पे, which is very high, है ना। और यहाँ पे वो बॉल ऊपर फेंक रहा है, राइट, एच हाइट तक। तो यहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? mgh। इज नॉट गोइंग टू से कि ये देखो
यहाँ पोटेंशियल एनर्जी है ना mg प्लस h नहीं हो जाएगी, राइट? वाई? बिकॉज अब उसके लिए अर्थ क्या है, ये वाला पॉइंट अर्थ है। अगर आप यहाँ से और यहाँ के बीच में डिफरेंस देखोगे देन देयर इज सर्टेनली ए डिफरेंस ऑफ हाइट, है ना, c के रेस्पेक्ट में हम बोलते हैं ना हाइट। तो नहीं, दोनों जगह फॉर्मूला सेम होगा। क्यों? दोनों जगह क्या मान रहे हैं, माउंटेन को भी अर्थ का पार्ट मान रहे हैं और मान रहे हैं कि अर्थ पे जो रेफरेंस है वो 0 है पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा मान ले रहे हैं। तो हाइट जितनी हाइट तक जाएगी उसके हिसाब से हम mgh ले रहे हैं। तो ये बस ये एग्जांपल आपको ये याद दिलाएगा कि पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज विद रेस्पेक्ट टू ए रेफरेंस मानते हैं। तो यहाँ पे क्या मानेंगे पोटेंशियल एनर्जी के लिए रेफरेंस, कि जब वो इनफाइनाइट डिस्टेंस में, ऐसा अज्यूम कर लेंगे कि जब वो इनफाइनाइट डिस्टेंस में है, वेरी लार्ज डिस्टेंस पे है, बहुत दूर से हम उसे छोड़ रहे हैं, ठीक है, तो उसको इनफाइनाइट मान लेंगे, बहुत दूर से छोड़ा जा रहा है। सो वी कैन राइट और वी कैन अंडरस्टैंड ओवर हियर आल्सो कि अगर ये r की वैल्यू इनफाइनाइट की तरफ टेंड होने लग जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी 0 की तरफ टेंड होने लग जाएगी। अच्छा, एक और बात, ठीक है, दिस पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ Q1 एंड Q2, है ना, ये भी यहाँ पे लिखना है, मैं बताना भूल गया। नो, है ना, पोटेंशियल एनर्जी, साइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, sign of potential energy depends on sign of charges, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर ये Q1 Q2 दोनों सेम के होंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है ना, मीनिंग if Q1 and Q2 are of same nature, ठीक है, then potential energy is going to be plus k Q1 Q2 by R, ठीक है। एंड ये पहली बात हो गई, एंड if Q1 and Q2 are of opposite nature, potential energy is going to be minus k Q1 Q2 by R, ठीक है। अपोजिट नेचर के होंगे तो पोटेंशियल एनर्जी ये होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, as distance increases, है ना, as distance r increases, तो r की वैल्यू अगर बढ़ा देंगे तो ये जो मैग्नीट्यूड है पोटेंशियल एनर्जी का वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, ठीक है। एज r इंक्रीजेस पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे बोलते हैं एज r डिस्टेंस r increases potential energy increases decreases, so this is going to increases। क्यों? क्योंकि अगर जैसे यहाँ पे ऊपर -10 लिखा हुआ है, लेट्स यहाँ नीचे 2 लिखा हुआ है, सो वी आर गोइंग टू से -5, और यहाँ पे अगर मैं ना -10 लिखा है और हमने 5 कर दिया तो हम कहेंगे -2। अब बिटवीन -5 एंड -2 बड़ा कौन सा होता है, -2। इन बोथ केसेस अगर r बढ़ेगा तो ये पोटेंशियल एनर्जी 0 की तरफ जा रही है। बट द थिंग इज यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज कि ये बढ़ कैसे रहा है, राइट। बिटवीन -5 एंड -2 बड़ा कौन है ना, अगर हम नंबर सिस्टम देखें 0 -5 -2 कौन बड़ा है, -2। सो दैट्स हाउ वी आर सेइंग पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, ठीक है, याद रहेगा ये।
मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ देख लेना, यहाँ पे विद साइन वी आर कंसिडरिंग। सो हाँ सर ऐसा कोई सिनारियो हो सकता है क्या, मतलब जिधर आर का वैल्यू 0 हो, मतलब दो लोग में, मतलब दो पार्टिकल्स में डिस्टेंस ना हो? बहुत कम हो सकती है, मान लो 10⁻⁻10 हो गई मीटर, है ना, बिल्कुल एटॉमिक साइज हो गई, तो ये ऊपर 10⁻10 पहुंच जाएगी। जीरो तो एब्सोल्युटली जीरो तो कहना डिफिकल्ट है ना, यस जीरो की सर, तरफ टेंड हो रही होगी। 0 की तरफ टेंड होगी पर 0 नहीं होगी। हाँ ओके सर। सर एक आप एग्जांपल दे सकते हैं जहां ये पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगा? हम अभी देखेंगे इसको, कहाँ पे देखेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखेंगे। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जब पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो प्रोटॉन इज पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, तो उनके बीच में जब साइन लिखेंगे तो उसमें माइनस आएगा, ठीक है। अच्छा कौन किसने पूछा था ये डाउट? अच्छा थोड़ा और रिलेट करूंगा, अगर अगर हाँ बोलोगे तो। किसने पूछा था? म्यूट कर लिया अपने आप को। हेलो हेलो सर, सेकंड पॉइंट और इसका एग्जांपल फिर से समझाओगे? क्या, कौन सा वाला? ये सेकंड पॉइंट और इसका अभी एग्जांपल। अभी बोला मैंने, जस्ट अभी क्या बोला? सर वो एग्जांपल बराबर अरे वही मैं कह रहा हूँ, मैंने बोला क्या, व्हाट आई सेड, कि प्रोटॉन पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। निगेटिव है, तो उनके बीच में इंटरेक्शन जो होगा उसमें पोटेंशियल एनर्जी का जो साइन आएगा वो क्या आएगा? हेलो, प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस। तो बस इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है? ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है, हमने यहाँ प्लस कैसे लिखा है? अगर ये दोनों सेम साइन है तो प्लस इंटू प्लस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस और माइनस इंटू प्लस, दैट इज माइनस, ऐसा आया हुआ है, ठीक है। ओके, और भाई किसको डाउट है? हाँ, तो जब मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात कर रहा था, तो अगर हमने देखा है कि हम बोलते हैं कि n की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब शेल बढ़ेगा, है ना, n इक्वल्स टू 1 2 3 4, तो हम बोलते हैं हायर एनर्जी सेल। हम क्यों बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? हायर एनर्जी सेल बोलते हैं ना, यस और नो? अब वहां हो क्या रहा है, वहां पे भी तो डिस्टेंस बढ़ रही है ना, न्यूक्लियस से, मान लो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस n इक्वल्स टू 1 यहाँ पे है, तो n इक्वल्स टू 2 यहाँ होगा, फिर 3 होगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हो रही है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, मैग्नीट्यूड में नहीं, साइन विद साइन की कंपैरिजन में, तो इसलिए फिर क्या होगा, है ना, हम हायर बोलेंगे। यस सचिन, करेक्ट, ठीक है। तो हम आएंगे इस पे, अभी इतना समझ में आ गया अभी के लिए कि अगर चार्जेस सेम नेचर के हो तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, और अपोजिट नेचर की होगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, और इन पे, है ना, इनका बिहेवियर क्या होगा, राइट, काइंड ऑफ ऑल दीस थिंग, कैसे बढ़ेगा घटेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। अब समझते हैं यहाँ पे हम कैसे अप्लाई करने वाले हैं। सो फिर से यहाँ पे समझते हैं, दिस इज रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, उन्होंने एक अल्फा पार्टिकल लिया, अल्फा रेज ली, और उनको काफी लार्ज डिस्टेंस से छोड़ा, है ना, मान लो ये फॉइल है, राइट। सो अभी मैं फॉइल में केवल एक एटम के बारे में बात कर रहा हूँ। सो दिस इज लेट्स से एटम which is having positive center, right, and this is bigger, let's say like this is atom. तो ये जो अल्फा पार्टिकल है, ये दिस इज अल्फा पार्टिकल, एंड इट इज अ वेरी रिलेटिवली वेरी लार्ज डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू, ये अल्फा के हिसाब से ये काफी और काफी बड़ी डिस्टेंस से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। सो एट दिस पॉइंट द इंटरेक्शन बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड दिस इज द चार्ज, यहाँ पे कितना चार्ज होगा,
मान लो ये गोल्ड एटम है, गोल्ड की फॉइल ली थी ना उन्होंने, तो यहाँ पे न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होगा, चार्ज ऑन न्यूक्लियस ओवर हियर Z into E. Z is the atomic number और number of proton, E is the charge of proton. इतनी बात भी किसी को कोई दिक्कत? अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होता है ना, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल that is 2E, ठीक है, प्लस 2E, यस, है ना, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों सेम नेचर के। नाउ वी आर गोइंग टू से कि व्हाट इफ द स्पीड या वेलोसिटी ओवर हियर इज, है ना, वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज लेट्स से v अल्फा, v अल्फा स्पीड तक छोड़ा जा रहा है, उसको तेजी से इससे छोड़ा गया, क्या होगा, धीरे धीरे ये इसकी तरफ जाएगा तो इसकी स्पीड कम होती जाएगी क्योंकि रिपल्शन लग रहा है, बोथ आर ऑफ सेम नेचर, ठीक है। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि धीरे 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 एक पॉइंट पे आके, लेट्स से दिस इज द पॉइंट, है ना, जो हम रेडियस मान रहे हैं, और यहाँ से इसकी डिस्टेंस कैपिटल आर, दैट इज कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ लेट्स से न्यूक्लियस, ये एटम नहीं है, सॉरी, वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि वो एटम में कितना पेनिट्रेट हो जा रहा है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियस, सो दिस आर इज रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, कि कितने तक जा रहा है ये, ठीक है। फिर से समझा देता हूँ, ये एटम नहीं है, ये न्यूक्लियस है लेट्स से, तो ये अल्फा पार्टिकल इसकी तरफ जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा, एक पॉइंट पे जाके ये अब नहीं पेनिट्रेट कर पाएगा, है ना, मैक्सिमम यहाँ तक पहुंचा, तो ये जब जहां तक पहुंच पाएगा वो हमने ले लिया, ये क्या होगी, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होगी अकॉर्डिंग टू दैट एक्सपेरिमेंट। इतनी बात में कोई प्रॉब्लम? ये गोल्ड न्यूक्लियस है, नॉट एटम, क्योंकि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस बता रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे बी अल्फा दी, तो यहाँ पे फाइनली जब होगा यहाँ पे अल्फा पार्टिकल, इसकी बी लेट्स से ना, बी इनिशियल इज बी अल्फा, वी फाइनल क्या हो जाएगी, 0, है ना, वी अल्फा से छोड़ा गया, धीरे धीरे रिपल्शन लग रहा है, रिपल्शन लग रहा है, रिपल्शन लग रहा है, एक पॉइंट पे जाके 0 हो गई, उसके बाद क्या होगा, ये पीछे की तरफ बढ़ेगा और धीरे धीरे रिपेल हो जाएगा, तो बढ़ती जाएगी। तो ये तो हो गई स्पीड, ये क्या है, बहुत लार्ज डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली क्या मान लेंगे, 0, ठीक है, रेफरेंस ले रहे हैं इसलिए यहाँ पे क्या मान लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली 0। इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इस पॉइंट पे क्या होगा, ये अल्फा पार्टिकल है, ये आपका न्यूक्लियस का चार्ज है, और इनके बीच में डिस्टेंस क्या है, कैपिटल आर, तो k Q1 Q2 बाई आर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा k, Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2e, Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी Ze, विच इज 79Z, तो अभी नॉर्मल फॉर्मूला लिख रहे हैं इसलिए Ze लिख ले रहे हैं, डिवाइड बाई r कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस बिटवीन देम, सो दैट इज 2kZe स्क्वायर बाई r। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल हमने क्या लिखा, ठीक है, यहां तक किसी को जिसको भी प्रॉब्लम है पूछ लो, बता देते हैं। सर जेड क्या है? ऐसी चीजें पूछोगे ना तो मैं भगा दूंगा। नहीं सर, वो मैं सुना नहीं ना अच्छे से, वो नहीं, अच्छे से नहीं, ये पुराना पढ़ाया गया, आज का नहीं है। जेड क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। नहीं, ये नहीं पढ़ा है तुमने? सर पढ़ा है मैंने। तो फिर सर वही डाउट, कंफ्यूजन हो रहा था क्या है Z? ये अभी मैंने बोला है जेड क्या होता है, अभी बोला है क्लास में, तुम थोड़ा सा फोकस करो। अभी मैं तुम्हें डांटना नहीं चाहता हूँ, शुरुआती क्लास है, लेकिन अगर ऐसे ही पूछोगे, गजनी बन जाओगे ना तुम लोग, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी।
सर वो डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर नहीं होगा क्या? के Q1 Q2 बाई आर है ना, तो फोर्स थोड़ी ना निकाल रहे हैं हम, पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं। ओके यहाँ लिखा भी है मैंने के Q1 Q2 बाई आर। हाँ और भाई, हाँ वो पूछो जल्दी जल्दी जिसको डाउट है। एक मिनट, अभिलाष जी बोलो, ऋषिका, करण राजपूत, एक एक करके बोलना, ठीक है? हाँ सर अभिलाष बोल पहले। यस सर। सर ये न्यूक्लियस आपने जो बताया गोल्ड न्यूक्लियस, जब अल्फा पार्टिकल उसको हिट करता है तो रेडियस कैसे पता चलता है उससे? क्योंकि वो सीधा न्यूक्लियस पे हिट कर रहा है, तो न्यूक्लियस का रेडियस उससे कैसे पता चलता है? अरे ये बताओ कि आपको कैसे पता चलता है कि कोई चीज सामने रखी है? सो कोई मतलब चीज, देखने से। लाइट उस पे गिरती है और आपके यस आंख पे रिसीव होती रिफ्लेक्ट। है ना, रिफ्लेक्ट हो के आ रही है। तो वैसे यस ही है, हमने अल्फा पार्टिकल छोड़ा, वो कहाँ तक जा रहा है? वो जहां तक भी जा रहा है वो हम मान रहे हैं कि वो रेडियस है, कि वो बिल्कुल उसके पास तक टच करके आ रहा है उसको। समझे मेरी हाँ बात? सर। सर तो वो अंदर का आर कैसे हुआ वो नहीं समझा, अगर वो उधर ही अरे हिट भाई कर ये रहा दो चार्ज यहाँ जिस पॉइंट पे ये जीरो हुआ उनके बीच में डिस्टेंस कितनी हुई, आर मान लो। है जिधर जीरो हुआ। ओके जिस पॉइंट पे ये वेलोसिटी जीरो हुई वहां से इसकी और इसकी सही। डिस्टेंस कितनी हुई, आर लेट्स से, ओके सर। है ना? ये क्या होगी, हम ये क्या बोल रहे हैं, क्लोजेस्ट अप्रोच बोल रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ तक ये पहुंच गया, इतने क्लोज इतना पहुंच सकता है, इसके अंदर नहीं जा पा रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये, है ना, इसके अंदर जा ही नहीं सकता, पेनिट्रेट नहीं हो सकता, मतलब ये न्यूक्लियस है, उस हिसाब से आर ओके बोल रहे हैं। यस और हमें आर पता, ये पता है कि हम आर कैसे लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी के हिसाब से। वी कैन राइट, अगर ये आर है तो के Q1 Q2 बाई आर। यस सर। इतनी बात समझ में आ गई? यस सर हाँ। व्हाट इज ई, बताओ कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ई इज चार्ज बेटा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई कहलाता है, समझ गया? हम्म, बोलो भाई। हाँ दूसरा कौन, किसको क्या डाउट था? ऋषिका। एफ इज फाइनल, ई आई इज इनिशियल, है ना? आई इज इनिशियल, एफ इज फाइनल। एक मिनट ऋषिका। हाँ Sir, as we know, most of the atom is hollow. But when we are talking about the nucleus, the formula which we've obtained applies to whole of the nucleus, or there are still some parts in the nucleus which are hollow, to which this formula doesn't apply. so what Rutherford does is he does this experiment, है ना? इन्होंने यहाँ पे अल्फा पार्टिकल लिया, उसको डिस्टेंस दूर रख के और स्पीड वेरी करा के देखा। इनको जहां पे सबसे कम वैल्यू मिली उसके हिसाब से उन्होंने, अलग अलग वैल्यू आएगी, ऑब्वियस सी बात है, अभी हम दिखाएंगे कैसे अलग अलग वैल्यू आएगी। तो इन्होंने जो क्लोजेस्ट वैल्यू मिली वो हमने वो डाल दी कि भाई ये अप्रोक्सीमेटली इस रेंज में रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होगी। ये इनका ऑब्जर्वेशन है, राइट? और वो ऑब्जर्वेशन क्वाइट करेक्ट है, इसलिए हम उसको पढ़ रहे हैं। चार्ज ऑफ गोल्ड इज गोइंग टू बी चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन्स। तो गोल्ड न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होगा? ड्यू टू प्रोटॉन, एक प्रोटॉन हमें पता ही है। ऋषिका तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई, मैंने क्या बोला? देन से यस। हाँ बोलो भाई, पल्लव एंड सिद्धांत। सर आप एक बार थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हो? कहाँ तक, बस? और सर इसका फर्स्ट पॉइंट भी सर आई मिस्ड इट। क्या? सर जो फर्स्ट पॉइंट आपने ऊपर लिखा था ना, ये सेम नेचर। हाँ सर ठीक, आई मिस्ड दैट। बोलो भाई साहिल। सर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पहले काइनेटिक एनर्जी के थ्रू निकाला ना? नहीं हमने नहीं काइनेटिक एनर्जी के थ्रू नहीं निकाला, फोर्स इनटू डिस्टेंस से निकाला। सर बट जहाँ पे वो अल्फा पार्टिकल स्टॉप हो रहा है वहाँ पे उसका पोटेंशियल डिफरेंस का एक्यूरेट वैल्यू मेजर कैसे किया फिर?
वो करेंगे ना पोटेंशियल, उसमें एनर्जी कंजर्व कराएंगे। अभी आएगा हम वहाँ पे ओके पहुंचे सर। नहीं है ना। हाँ चलो ठीक है, बाकी लोग अपने अपने हाथ नीचे करो जिनको डाउट नहीं है। सर हाँ बोलो, एक मिनट। यश सर वहाँ पर 2k से आया, 2k नीचे। यार 2 मल्टीप्लाई किया, ये 2 लिखा है ना, 2e इंटू जेड ई। ओके सर। और कौन है भाई? हो गए ना, तो हाथ नीचे करते जाओ, है ना। बोलो साहिल। बोलो सिद्धार्थ। सिद्धांत। सर जो ये Q2 ZE क्यों हो रहा है और ये Q1 2E क्यों हो रहा है, मुझे वही समझ नहीं आ रहा है। चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल कितना होता है? 2E। तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो, पता चल गया ना। मतलब मैं जो बोल रहा था तो सर मतलब एग्जैक्टली Q1 ही Q2E है, मैं वही पूछ रहा हूँ। अरे कोई भी ले लो ना, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा ऐसा मतलब ये नेसेसरी नहीं है। ऑब्वियसली नेसेसरी नहीं है, दोनों चार्जेस डालने हैं। यहाँ मैं जेड लिख देता हूँ, यहाँ 2e लिख दूंगा, तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं अच्छा ओके। ओके सर समझ गया, थैंक यू। सर सर हमने जो इधर गोल्ड का एटम लिया है, मतलब गोल्ड का न्यूक्लियस इधर देख रहे हैं, बट ऑब्वियसली एटम ही रहेगा ना। इलेक्ट्रॉन्स विल बी सराउंडिंग इट। तो जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो अल्फा पार्टिकल्स को तो अट्रैक्ट करेंगे ना। तो उधर से अल्फा पार्टिकल्स को थोड़ा मतलब उनका स्पीड ज्यादा होएगा। तो डज नहीं, दैट देखो नॉट? होता क्या है, इंडिविजुअल अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स एक साथ सराउंडेड, एक साथ नहीं है, हाँ सर। है ना। कितने हाँ हैं? इंडिविजुअल अल्फा पार्टिकल्स, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अकेले अकेले के कारण क्या होगा, वो फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, जो साइज ऑफ एटम है वो बहुत बड़ा है, मतलब 10⁵ टाइम्स बड़ा है इससे, राइट। तो अगर इसके कंपैरिजन में अगर आप यहाँ पे डिस्टेंस लेके जाओगे ना, तो बहुत डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगी आर की। इस आर के कंपैरिजन में जो जो आप यहाँ नीचे आर लिखोगे इलेक्ट्रॉन्स के कारण, वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगी। डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगी तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो की तरफ टेंड करना चालू कर देगी। ठीक है, तो उसको हम नहीं ले रहे हैं, केवल और केवल इस सिस्टम में बात कर रहे ओके सर, गॉट इट, थैंक यू सर। इसके कंपैरिजन में जीरो बोल रहा हूँ, ठीक है। इसके कंपैरिजन वो आर बहुत बड़ा है, ये जो भी आर है उससे एटम का साइज का आर बहुत बड़ा है। सो लेट्स से अब नाउ हम यहाँ पे कैसे अप्लाई कर रहे हैं, पहले तो ये समझते हैं। तो हम बोलेंगे एनर्जी कंजर्वेशन से। क्या होता है एनर्जी कंजर्वेशन? टोटल एनर्जी इनिशियल प्लस टोटल एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू जीरो। क्या है टोटल एनर्जी? टोटल एनर्जी होता है पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, दैट इज गोइंग टू बी जीरो। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल क्या है? जीरो। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या है? जीरो। काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या है? जीरो। क्यों? वेलोसिटी जीरो है इसलिए। पोटेंशियल एनर्जी शुरुआत में जीरो मानी है रेफरेंस के लिए, है ना, इसलिए। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आ गया। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या होगा? हाफ एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? अभी हमने लिखा, राइट। तो यहाँ पे साइन रखेंगे तो, है ना, ये क्या हो जाएगा आपका 2e और यहाँ पे जेड ई। तो पॉजिटिव रहे नहीं, तो अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे इसको आप इक्वल्स टू जीरो कर सकते हो, मतलब ये इसके बराबर है ना। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी, इसको बराबर।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू ये k 2kz e स्क्वायर डिवाइड बाई कैपिटल R। ये आ गया। अब हमें निकालना है R, है ना। हमें m अल्फा पता है, b अल्फा पता है, हमें k पता है, z पता है, e पता है, सब पता है। व्हाट इज द अननोन, दैट इज R। R इज द अननोन, तो बस हम R निकाल सकते हैं। सो R इज गोइंग टू बी, क्या हो जाएगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो 4kz e स्क्वायर डिवाइड बाई m अल्फा b अल्फा। So this is how Rutherford is able to calculate the radius of nucleus, 4kz e square divided by m alpha v alpha square। m alpha क्या है, mass of alpha particle, कितना होता है, which is approximately 4 AMU, and v alpha क्या है, speed of alpha particle। ठीक है, तो इससे हम निकाल सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई सबको? चलो अब आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक मिनट रुक जाओ, ढूंढने दो। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखते हैं, एक एग्जांपल क्वेश्चन इसी पे बेस्ड। सो दैट इज नॉट डेरिवेशन, दैट इज कैलकुलेशन, कि हमने रेडियस कैसे निकाली। अगर हमें दो चीज पता है और एक अननोन है, तो हाउ वी आर एबल टू गेट इट। ठीक है, हाँ बोलो भाई, हाँ क्या डाउट है? सर वो टोटल एनर्जी एनर्जी कंजर्वेशन में आपने स्टार्टिंग में प्लस लिखा था ना? हाँ, वो एक्चुअली साइन के हिसाब से लिखा था। कई बार क्या होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आता है, तो जीरो हो जाएगा भाई। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो जीरो नहीं होगा ना। हाँ सर। हाँ, तो सर हम क्या दोनों अलग अलग से लिखे फिर, मतलब मेंशन करते हुए? हाँ, इसलिए यहाँ पे बराबर लिख दिया मैग्नीट्यूड के हिसाब से। ओके सर। और नहीं तो आप हमेशा मैग्नीट्यूड ही लो, आप साइन लो ही मत, साइन में अगर कंफ्यूजन हो। हाँ ओके सर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिखो। इफ अल्फा पार्टिकल विद स्पीड v नॉट, if alpha particle with speed v naught can approach up to r naught distance from the nuclei, then find the distance of alpha particle which is projected by speed 2v naught, which is projected by speed 2v naught. Find the distance of, distance का मतलब distance from nuclei, ठीक है। Find the distance, है ना। So फिर से सुन लो, if alpha particle with speed v naught projected and approaches up to r naught distance from nuclei, then find the speed of
sorry, find the distance of an alpha particle which can approach मैंने क्या बोला है, मैं ये भी कंफ्यूज हो गया। I have asked speed, right? नहीं, I have asked, क्या बोला है, कोई कौन बताएगा मुझे? डिस्टेंस पूछा है ना, फाइंड द डिस्टेंस if we are projecting alpha particle with 2v naught, right? ठीक है भाई, बताओ क्या होगा आंसर? यस और नो? सर नॉट क्या है? आई डोंट वी अंडरस्टैंड। नॉट का मतलब एक तरह से रिप्रेजेंटेशन है, वी मान लो, वी अल्फा मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है? हाँ सर। सो क्वेश्चन सिंपल है, अगर मान लो पहले हमने वी अल्फा से भेजा था, क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल, तो वो डिस्टेंस कब तक पहुंच पा रहा है? आर नॉट तक पहुंच पा रहा है डिस्टेंस। वी नॉट से भेजा था तो आर नॉट तक वो उसकी क्लोजेस्ट अप्रोच हो रही है। अगर वो 2v नॉट से भेजेंगे तो कितनी क्लोजेस्ट अप्रोच हो जाएगी? हाँ भाई, तो कैसे निकालेंगे? हेलो सर, डाउट है मुझे। सर डाउट नहीं, एक्चुअली थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं क्या? वो मैं नोट्स ले रहा था, मिस हो गया सर। अच्छा ठीक है। हाँ सर, काफी, थैंक यू सर। सर उसका क्लोजेस्ट अप्रोच हाफ हो जाएगा। हाफ हो जाएगा, चल देखते हैं, ठीक है। ओके, मुझे कुछ लोगों ने डाउट बता दिए, अभी सब लोगों को आंसर बताने के लिए हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, आई विल सॉल्व। तो भाई सॉल्यूशन, शुरुआत में ये v नॉट पे था, राइट, एंड लेट्स से समवेयर इट इज रीचिंग टिल दिस डिस्टेंस, ये r नॉट हो गया। अब मैं कह रहा हूँ ये मैंने 2v नॉट से पहुंचा, तो ये यहाँ पे कहाँ तक जा रहा है, राइट? व्हाट इज द डिस्टेंस? लेट्स से दिस r वी आर एबल टू फाइंड, ठीक है। तो अब एनर्जी कंजर्व वाली बात है, यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, हाफ m अल्फा v अल्फा स्क्वायर इज नथिंग बट 2k ze स्क्वायर बाई r नॉट, ठीक है। अब दूसरी जगह क्या लिखेंगे, हाफ m अल्फा v अल्फा की जगह क्या हो जाएगा, मतलब v नॉट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, v की जगह 2v नॉट का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, 4v नॉट स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 2k ze स्क्वायर बाई r। नाउ यू हैव टू कंपेयर, जस्ट डिवाइड इट, है ना, इसको डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, ये कट गया, ये भी सब कट जाएगा, तो यहाँ 4 आ जाएगा, 1/4, 1/4 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या होगा, r बाई r, r कितना हो जाएगा, r नॉट बाई 4। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर मान लो मैंने अल्फा पार्टिकल की जगह प्रोटॉन डाल दिया होता, ठीक है, इफ आई हैव स्विच्ड, है ना, अभी मैं अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्ट कर रहा था, अब मैं प्रोटॉन को ही प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो क्या होता, सेम बी केस ले लो, if we are using, लिखो, if we are using proton in place of alpha particle, है ना, and that is projecting with speed 2v naught, शुरुआत में अल्फा पार्टिकल v नॉट तक जा रहा था तो डिस्टेंस मिल रही थी r नॉट। अभी मैं प्रोटॉन को, if we have, है ना, used proton in place of alpha particle
विद स्पीड 2v0, तो फिर r क्या होता? सर R 0 होगा ना? मतलब सर क्योंकि प्रोटॉन में चार्ज नहीं होता तो अट्रैक्शन प्रोटॉन में और चार्ज नहीं होता। ओह सॉरी सर, मेरे को लगा आपने न्यूट्रॉन बोला। नहीं, मैं नहीं लगा, तुमने प्रोटॉन खुद बोला है अपने मुंह से। रिवाइज नहीं करके आ रहे हो, जो लोग रिवाइज नहीं करके आ रहे हैं वो उनको यही दिक्कत आ रही है। ई क्या है, ये क्या है ना, सब गड़बड़ा रहा है। हाँ बोलो ऋषिका। Sir, it would be just kze square upon r because the मुझे आंसर मत बताओ, आंसर तो आप बाकी लोगों को सोचने दो ना। oh sir, I thought you were asking everybody. नहीं, मैं if you want to give me the answer, give me in let's say chat, है ना, वो दूसरों को दिखेगा नहीं। सर इफ यू डोंट माइंड पहला क्वेश्चन एक बार बताओगे क्या? नहीं, अभी हम दूसरे पे आ गए हैं ना, आप ये देख लेना। राइट, चलो अब समझते हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ध्यान रखने की लोग मिस कर जाते हैं। हाँ सर ये क्वेश्चन वापस से रिपीट करो ना, सेकंड वाला। सेकंड वाला क्वेश्चन ये है कि if we are using proton in place of alpha particle having 2v0 speed, then what is the closest distance? If we are using proton in place of alpha particle, ठीक है, अभी देखते हैं चिंतित क्या रहेगा आंसर। तो अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो बस इतनी है, ठीक है, कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी। दिस पार्टिकल इज प्रोटॉन, उसका चार्ज कितना है? चार्ज इज ई। ये मान लो यहाँ तक जा रहा है, राइट, यहाँ पे जेड ई है, तो इनके बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो क्या आएगी? के Q1 Q2 बाई आर। सो दिस इज के ई जेड ई by r, so this is kze square by r rather than 2kze square, ठीक है। यहाँ पे स्पीड क्या है? 2v0। तो बस अब हम यहाँ पे लिख लेंगे हाफ। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज चेंज हो जाएगी, वो है मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। सो मास m अल्फा की जगह क्या लिखेंगे? मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। v की जगह क्या लिखेंगे? mv स्क्वायर 2v0 का स्क्वायर इज नथिंग बट इक्वल्स टू kze स्क्वायर बाई r। ये r निकालना है, लेट्स से इसको ये वाला r लिख लेते हैं। अब ये r निकालना है, ये तो हो गई इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 कौन सी है? ये वाली है ना, हाफ m अल्फा v अल्फा इक्वल स्क्वायर इक्वल्स टू 2kze स्क्वायर, बिकॉज हम यही तो निकाल रहे हैं कि r0 के कंपैरिजन में क्या होगा, राइट। तो ये इक्वेशन 2 बन गई फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। So we can write half m alpha v naught square equals to 2kze square by, है ना, 2kze square by r naught, ठीक है। डिवाइड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाफ m प्रोटॉन 4v naught स्क्वायर, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा? kze स्क्वायर बाई r। जब 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन इज अल्फा m अल्फा, तो ये कट गया और ये कट गया यहाँ से, तो ये कितना आ गया? 1 इक्वल्स टू 2 टाइम्स r बाई r नॉट, है ना, ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो 2 इंटू, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? r इज नथिंग बट r नॉट बाई 2। ये कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई, है ना? इसमें क्या हमने चेंज किया, क्या क्या चीजें चेंज की? ये इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, तो यहाँ पे m प्रोटॉन आएगा, वेलोसिटी 2v0 स्क्वायर आएगी, राइट, बिकॉज 2v0 स्पीड है,
और ये के जेड स्क्वायर बाई आर लिखेंगे। यहाँ पे ये बात भी याद रखनी है कि हाँ के क्यू वन क्यू टू बाई आर से आप ये लिखो। तो यहाँ 2-3 जगह पे आप कुछ चेंज हो रहा है। एक तो यहाँ एम अल्फा की जगह एम प्रोटॉन है और यहाँ पे 2 का फैक्टर नहीं आ रहा है। नाउ यू आर कंपेयरिंग विद कि पहले आर नॉट थी तो अब कितनी चली जाएगी, तो ये आर नॉट बाई 2 चलेगी। समझ में आ गया? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, वी हैव चेंज ना। मैंने पहले ही बोला था कि पहले हमने अल्फा पार्टिकल की जगह हम अब प्रोटॉन ले रहे हैं, राइट। सो जो पहला क्वेश्चन था उसमें हमने चेंज क्या किया, और तो फिर हम है ना उसी के रिलेशन में पूछ रहे हैं ना क्वेश्चन अचिंत्य। ठीक है, अब चलते हैं इस पे एक पोल ले लेते हैं कि कितने लोगों को समझ में आ गया ये सब, राइट। ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया और उसका आंसर भी समझ में आ गया। तो जस्ट से यस इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, जस्ट से नो इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। अगेन जल्दी जल्दी करो, बहुत सारे लोगों को ये बातें नहीं समझ में आई है, तो फिर मैं तो सर एक डाउट है। हाँ सर वो 4 आप हमने कैंसिल कैसे किया, मतलब हाफ MP 4 V नॉट स्क्वायर का तो देखो 4 भाई कैंसिल। एम अल्फा की जगह आप 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन लिख सकते हो। हाँ सर ओके बस कट गया समझा। तुम्हें? हाँ ठीक है। और भाई किसको डाउट है? जिनको डाउट है वो डाउट पूछ लो। किसी को कोई और डाउट है? फिर से मैं बस इसको एक बार समराइज कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो अभी विद दिस राइट नाउ 63% आर एबल टू अंडरस्टैंड, 37 आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। तो देखते हैं, लेट्स है ना सी। सर हाँ सर आर नॉट और आर में डिफरेंस बता सकते हो? आर नॉट एक वैल्यू हो गई, आर इज रिप्रेजेंटेशन। भाई आर नॉट क्या है? वैल्यू है। आर की वैल्यू आर नॉट है, आर की वैल्यू 2 आर नॉट है, कुछ भी हो सकती है वो वैल्यू, 5 हो सकती है, 10 हो सकती है, राइट। ओके सर। हाँ आर इज रिप्रेजेंटेशन, आप फिर उसमें वैल्यू डालोगे। फिर से समझा रहा हूं मैं, देखो भाई ये सबको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, के Q1 Q2 बाई आर। तो जब मैंने अल्फा पार्टिकल, अभी बस सुनो फिर उसके बाद आप ही डाउट लेंगे। जब मैंने अल्फा पार्टिकल यहाँ से छोड़ा, बहुत लार्ज डिस्टेंस से छोड़ा है, अप्रोक्सीमेटली न्यूक्लियस, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 मान ली, स्पीड v अल्फा है मान लो, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ mv स्क्वायर, सो हाफ m अल्फा v अल्फा स्क्वायर। क्या हुआ, धीरे धीरे यहाँ पे रिपल्शन लगेगा, ये वेलोसिटी कम होती जाएगी और एक फाइनल पॉइंट पे जाके 0 हो जाएगी। तो दिस डिस्टेंस इज गोइंग टू कॉल्ड एज क्लोजेस्ट अप्रोच। यहीं तक तो पहुंच पाया और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया, जहां से रिफ्लेक्ट हो गया वहां पे आप बोल दोगे ये न्यूक्लियस है। सो वी आर सेइंग कि ये जो क्लोजेस्ट अप्रोच है यही क्या होगी, न्यूक्लियस की रेडियाई होगी। नाउ दिस इज द क्लोजेस्ट अप्रोच। क्लोजेस्ट अप्रोच पे डिस्टेंस विद लेट्स से न्यूक्लियस इज r ओवर हियर। तो हमने लिख लिया पोटेंशियल एनर्जी फाइनल क्या हो गया, के Q1 Q2 बाई आर। Q1 की वैल्यू चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल 2e, Q2 का मतलब चार्ज ऑफ न्यूक्लियस है ना, कितना चार्ज है, प्रोटॉन कितने हैं, z है, नंबर एटॉमिक नंबर के बराबर है, z इज एटॉमिक नंबर, तो z इंटू e, ठीक है। तो ये z ही डाला डिवाइड बाई r, तो ये 2kz स्क्वायर बन गया। अब हमने एनर्जी कंजर्वेशन लगा दिया, काइनेटिक एनर्जी में चेंज जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के बराबर हो जाएगा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम, है ना, के फाइनल माइनस के इनिशियल इक्वल्स टू पी, है ना, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, और ऐसे भी लिख सकते हैं कि टोटल एनर्जी इनिशियल इज नथिंग बट टोटल एनर्जी फाइनल। तो टोटल एनर्जी इनिशियल क्या हो जाएगा, 0, काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या हो गया, 0, क्योंकि स्पीड 0 हो चुकी है फाइनली। So we can say half m alpha v alpha square equals to 2kz square by r। ठीक है, ये बस वैल्यू हम यहाँ से पुट कर दी। अब हमें क्या क्या पता है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल पता है 4 mu, b अल्फा ये तो हमने ही दी है स्पीड अल्फा पार्टिकल को, तो ये पता है एक्सपेरिमेंट में। 2k, k इज कांस्टेंट पता है, z पता है, आपने गोल्ड फॉइल यूज की है या फिर सिल्वर फॉइल यूज की है, प्लेटिनम फॉइल यूज की है, कौन सी फॉइल यूज की है उसके हिसाब से आपको z पता चल जाएगा, एटॉमिक नंबर, E मास ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये पता है। तो क्या नहीं पता है, कैपिटल R नहीं पता है, R निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमने रेडियस ऑफ, है ना, न्यूक्लियस या फिर क्लोजेस्ट अप्रोच निकाल ली कि भाई कहाँ तक जा सकता है। अब हमने एक क्वेश्चन दिया
क्वेश्चन में यही कहा गया, देखो पहले अगर मान लो स्पीड v0 थी तो r0 पे जा रहा था, अगर मैंने 2v0 की तो r क्या हो जाएगा, कितनी डिस्टेंस तक जाएगा, ठीक है। तो फिर दोनों जगह फिर एनर्जी कंजर्व करा के देख ली, हाफ m अल्फा v0 स्क्वायर इक्वल्स टू, फिर ऐसे लिख लिया। जब दूसरे टाइम पे ये 2v0 हो गया तो यहाँ 4v0 स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे r की जगह मतलब यहाँ पे हमें पता लगाना है ये r क्या होगा, तो ये बस r की जगह r ही रहने दिया, वी हैव डिवाइडेड इट, तो हमें पता चल गया भाई ये r बाई आर नॉट इक्वल्स टू 1/4, तो इससे आ गया r इज r0/4, मतलब कहाँ तक क्लोजेस्ट अप्रोच क्या हो जाएगी, 1/4 टाइम्स और हो जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन में चेंज कर दिया कि मान लो 2v0 से अल्फा पार्टिकल की जगह प्रोटॉन छोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, तो कैसे चेंज होगा, तो फिर यहाँ पे चेंज क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला चेंज हो गया, मतलब पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू चेंज हो गई, के Q1 Q2 बाई आर की जगह क्या लिखेंगे हम, Q1 की वैल्यू E, Q2 की वैल्यू ZE डिवाइड बाई R, तो इससे आ जाएगा KZ स्क्वायर बाई R। नाउ यू कैन अप्लाई एंड यू विल गेट इट, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया सबको, चलते हैं अब आगे। 2kZe इसलिए नहीं आया बेटा क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज क्या है, E, 2E नहीं है ना, 2 का फैक्टर इसलिए आ रहा था क्योंकि वहां पे अल्फा पार्टिकल था, अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2E था, ठीक है। अब कितने लोगों को समझ में आ गया, लेट्स टेक अ पोल, जस्ट चेक कि भाई इतनी बात समझ में आई या नहीं, जस्ट से यस और नो। सर वो थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर दो ना सर। बोलो सर, हम लोगों ने जो कैलकुलेशंस किया, स्पीड इंक्रीज करने से वो डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस और जितना वो पार्टिकल जाता है उसका डिस्टेंस कम होता है। सो मतलब उसका मतलब ये होता है क्या कि वो जो पार्टिकल जो अल्फा पार्टिकल या प्रोटॉन जो भी हम लोगों ने एमिट किया था वो न्यूक्लियस को पेनिट्रेट कर रहा है और पेनिट्रेट उसके और अंदर जा रहा है। ओके, तो उससे एक रेंज मिल जाएगी वैल्यू की, है ना, ऐसे। ओके ओके सर, बोलो अथर। थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर दो ना सर, नीचे वो इक्वेशन लिखना था बस। चलो ठीक है, तो सबका हो गया। सो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कैसे समझा गया, जितनी भी क्लोजेस्ट अप्रोच आ रही, जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उससे जो आ रही है वही तो लिखोगे आप कि ये रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है, हमने ये एक्सपेरिमेंट किया, साइंटिस्ट ये तो करते हैं, हमने ये एक्सपेरिमेंट किया, इससे हमें ये फाइंडिंग मिले, बस। व्हाई डिड यू डिवाइड, रेशियो निकालने के लिए, रेशियो निकालना था हमें तो आर की वैल्यू निकालनी थी ना, इसलिए डिवाइड कर दिया, आसान है, कट जाता है वैल्यू। आर की वैल्यू आर नॉट के टर्म्स में निकालनी थी, स्वाभाविक, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अभी भी कुछ लोग हैं लेकिन 95% लोगों को समझ में आ गया, फिर भी जो 6-7 लोगों को नहीं आ रहा है, या तो वो मेरी बात नहीं सुन रहे या उन्हें केमिस्ट्री बिल्कुल पसंद नहीं है, तो अगर ऐसा कुछ सिनेरियो है तो आई कैन नॉट हेल्प यू। आप रिवाइज करके आओ, कितने लोग रिवाइज करके आए, लेट्स से टेक अ पोल, है ना, बी ऑनेस्ट, कितने लोगों ने रिवाइज किया पूरा अभी तक, जितना शुरुआत से, मैं पूछ लूंगा तो आ जाएगा, है ना, झूठ मत बोलना क्योंकि मैं फिर रैंडमली पूछूंगा, मेरी अगर रिजल्ट मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आ गए तो मैं पूछूंगा, ठीक है। कितने लोगों ने जितना भी पढ़ाया अभी तक हर दिन रिवाइज किया है, से यस, जिन्होंने नहीं किया से नो। देखो 44% पीपल राइट नाउ इज नॉट रिवाइजिंग, तो नहीं आएगा ना समझ में, फिर ऐसे ही छोटे छोटे डाउट आएंगे। अभी तो हम ये एंटरटेन कर रहे हैं, कितना स्लो चल रहे हैं अभी तो, एक केवल कॉन्सेप्ट किया है पूरी क्लास में, ठीक है।
तो ऐसे स्पीड बढ़ाएंगे जब तो फिर दिक्कत आएगी। अभी तो ठीक है, अभी एंटरटेन कर सकते हैं, आपके सारे डाउट पूछ सकते हैं, बता सकते हैं एक एक छोटे छोटे, है ना। आगे मैं बहुत तेज लिखाता हूँ, आपको लगातार लिखना पड़ेगा या फिर आप स्क्रीनशॉट लो बाद में लिखो, ठीक है। ये सब आपको डील करना पड़ेगा। तो रिवाइज नहीं करोगे तो फिर बहुत ऊपर से जाएगा धीरे धीरे करके, ठीक है। अभी जो फाइनल रिजल्ट है कि 41% पीपल आर नॉट रिवाइजिंग, ठीक है, विच इज नॉट गुड, अच्छा नहीं है ये। तो फिर समझ में नहीं आएगा, फिर छोटे छोटे डाउट आएंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गई भाई रेडियस कैसे निकाली। अब इसमें ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड और बता देते हैं। ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड आप बताओ मुझे क्या था, क्योंकि ये पढ़ाया जा चुका है। लेट्स सी कितने लोगों को याद है, फिर उसको मैं समझाऊंगा। हाँ, कौन बताएगा? ऋषिका बताओ। Sir, first thing was that he did not explain the stabilizing of an electron, because he stated that the electron rotates around the proton in close orbits. But Maxwell's theory says that an accelerated particle emits radiation and loses its energy. So with that theory, the electron should fall into the nucleus with less than 10 raised to minus 8 seconds. Very good. But Rutherford said that it still revolves around the proton. So that was contradicting the Maxwell's theory. So he could not explain the stability of an atom. The second was that he could not explain the theory of line spectrum, and the line spectrum I don't know. I just ठीक है, मैं उसको समझाता हूँ, ठीक है। वेरी गुड। तो जो सिंपल सी लैंग्वेज में मैं बोलूँ कि अगर कोई चार्ज फील्ड है ना, जैसे ये प्रोटॉन है, यहाँ पे सब न्यूक्लियस रखा हुआ, सेंटर पे सारे न्यूक्लियस रखे हुए हैं, तो इनके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, ठीक है। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। पहले समझ लेते हैं कि वो मैक्सवेल ने क्या कहा, है ना। जस्ट अंडरस्टैंड। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ओरिजिनेट हो रही। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को काट कौन रहा है? इलेक्ट्रॉन काट रहा है, ठीक है। ये मूव कर रहा है इसके चारों तरफ। तो व्हाट मैक्सवेल सेड कि जब भी ऐसा होगा, है ना, whenever the electron or any charged particle is going to pass through any electric field, it is going to lose its energy. क्यों लूज होगा भाई, ये भी समझ लेते हैं। इस इलेक्ट्रॉन पे है ना, न्यूक्लियस की तरफ एक फोर्स लगेगा। अगर इसको अपने पाथ में बने रहना है ना, आई डोंट वांट टू फॉल इनटू इट, है ना। जैसे मैं बोलूं कि मैं तुम्हें अपनी तरफ खींच रहा हूँ, लेट्स, और तुम चाहते हो कि तुम अपने पाथ पे बने रहो, है ना, जो भी तुम्हारा पाथ है, राइट। यू डोंट वांट टू फॉल टुवर्ड्स मी। तो क्या करना पड़ेगा भाई, मैं तुम्हें खींच रहा हूँ, तुम अपने पाथ पे रहना चाहते हो, सो दैट यू हैव टू डू सम वर्क अगेंस्ट माय फोर्स, है ना। तो क्या होगा, आपकी एनर्जी कम होने लग जाएगी, राइट। यू हैव टू इन्वेस्ट सम एनर्जी। तो दिस इज व्हाट मैक्सवेल थ्योरी वाज, ठीक है। मैक्सवेल सेड कि whenever electron is going to pass through, or if electron is electron is orbiting into the atom, तो it will lose its energy. उसका रीजन क्या है वो मैंने समझा दिया कि why it should lose its energy, what is the basis of Maxwell। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। आप अपने पाथ पे बने रहना चाहते हो, मैं आपको अपनी तरफ खींच रहा हूँ, you have to work against that force, and that's why you have to do some work against it। तो अपनी एनर्जी धीरे धीरे क्या होगी, लूज करने लग जाएगी। और अगर ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज करेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे ही सही अपना पाथ ये धीरे धीरे चेंज करता जाएगा। एंड दैट्स हाउ यू हैव सीन, ये दिस डायग्राम है ना, ये इसमें गिर गया, और अगर ये इलेक्ट्रॉन इसमें न्यूक्लियस में गिर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक दूसरे को खत्म कर देंगे। तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब होता क्या है भाई, साइंस में ऐसा होता है कि जब कोई अपनी थ्योरी देता है तो लोग क्वेश्चन करते हैं, राइट। लेट्स से आई सेड कि ऐसा होगा, है ना। मैंने एक एग्जांपल दिया था कि केमिस्ट्री को कैसे समझना है, कि आप अपने घर से मार्केट गए, वापस आए, आपका घर चेंज हो गया, मान लो रूम चेंज हो गया, देन यू आर, दिस इज द
एनी इवेंट जो हो रही है ना, एक्चुअल में हुई है। नाउ अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस यू आर गोइंग टू मेक ए हाइपोथेसिस और थ्योरी कि ऐसा कुछ हुआ होगा, है ना, जो भी सिचुएशन होगी उसके हिसाब से। नाउ व्हाट विल हैपन, पीपल आर गोइंग टू क्वेश्चन यू कि भाई ऐसा कैसे बोला, इसमें ये था, है ना, दे आर गोइंग टू क्वेश्चन यू। अगर आपने सबके क्वेश्चन सही तरह से समझा दिए तो इसका मतलब है लॉजिकली आपका एक्सप्लेनेशन सबसे ज्यादा करेक्ट है और यही अप्रोक्सीमेटली हुआ होगा। दिमाग समझ में आ रही है? तो यहाँ पे भी यही हुआ। रदरफोर्ड ने जब अपनी थ्योरी दी तो लोगों ने, बाकी जो साइंस में जो लोग थे उन्होंने, है ना, उसको स्टडी किया और फिर मैक्सवेल ने बोला कि देखो ये तो ऐसा होता है, राइट, तो आपकी थ्योरी यहाँ पे कट हो गई। अब रदरफोर्ड क्या नहीं कर पाए, रदरफोर्ड वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट कि भाई क्यों इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज नहीं करेगा। अगर वो परमानेंटली एक ही ऑर्बिट कर रहा है तो उसे अपनी एनर्जी लूज नहीं करनी है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो रदरफोर्ड ये आंसर नहीं दे पाए, इसीलिए ये फिर थ्योरी फेल हो गई, है ना। फिर बाद में ऑब्वियस ही बात है कि इसकी कुछ फाइंडिंग बाद में पता चला नहीं सही है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग पीपल सेड कि यार ये मॉडल सही नहीं है। बाद में फिर और कुछ नए एडवांसमेंट हुए, फिर लोगों ने देखा हाँ जो रदरफोर्ड ने कहा न्यूक्लियस होता है, ये सब ये बातें सही है, बट फॉर द टाइम बीइंग पीपल सेड कि यार ये पूरी तरह से ये थ्योरी सही नहीं है। सो दैट्स व्हाई द रदरफोर्ड थ्योरी हैज बीन फेल्ड। अब दूसरी बात समझते हैं, जो है ना स्पेक्ट्रम की बात कही है ना, सेकेंड स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है? स्पेक्ट्रम इज नथिंग बट लाइट। तो अगर कोई चीज एनर्जी लूज कर रही है तो एनर्जी जो है ना वो रेडिएशन के फॉर्म में लूज होती है, ठीक है। तो अगर वो रेडिएशन को हम, उस लाइट को हम किसी इसके थ्रू पास कराएंगे, जैसे प्रिज्म टाइप हो गया, तो हमें कंटिन्यूअस रेडिएशन मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू, अगर ऐसा होगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन है ना मूव कर रहा है, राइट, और ये कंटिन्यूअसली अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, क्या मैक्सवेल ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, इसका मतलब है कंटिन्यूअसली एनर्जी लूज कर रहा है। अगर एनर्जी लूज कर रहा है तो उसके कारण जो रेडिएशन आना चाहिए, है ना, वो कंटिन्यूअस आना चाहिए, मतलब लगातार लाइट मिलनी चाहिए, है ना, हर तरह की, राइट। बट एक्चुअल में जो है स्पेक्ट्रम वो कंटिन्यूअस नहीं होता है। एक्चुअल में क्या होता है, ब्रेकिंग, मतलब एनर्जी की कुछ एनर्जी की लाइंस मिलती हैं, सारी लाइन नहीं मिलती है। अब ये स्पेक्ट्रम को कुछ और तरह से ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे आपको प्रिज्म वाली बात तो सबको पता है ना, मैं बस यहाँ समझा रहा हूँ। ये आपको ये मॉड्यूल से ये लिख लेना है पूरा, है ना, ड्रॉबैक्स लिखने हैं, पूरी लैंग्वेज मैंने समझा दी है यहाँ पे, जस्ट यू शुड राइट फ्रॉम द मॉड्यूल और एनसीईआरटी कहीं से भी लिख लेना, बस मैं समझा दे रहा हूँ यहाँ पे। तो कंटिन्यूअस का मतलब क्या है वो समझ लेते हैं। जैसे ये प्रिज्म है और यहाँ से लाइट आपने डाली, क्या होगा, ये लाइट पूरा स्कैटर हो जाएगी और ये लगातार आपको कलर दिखेंगे, राइट, यू आर एबल टू सी ऑल द कलर्स, है ना, विद योर, है ना, लगातार मिलेंगे। ऐसा नहीं है केवल वॉयलेट मिला और फिर बीच में गैप हो गया, है ना, ऐसा। तो दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पे ये बोला गया कि ये लगातार इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो लगातार एनर्जी छोड़ रहा होगा, एंड है ना धीरे धीरे एनर्जी भी चेंज हो रही होगी, तो लगातार कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलेगा। बट एक्चुअल में होता है क्या है, एक्चुअल में कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं होता है। एक्चुअल में कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं होता है, इसका मतलब क्या है वो मैं समझा देता हूँ, हालांकि हम आगे पढ़ेंगे। तो मैं मान ले रहा हूँ कि ये इस तरह से n = 1, n = 2, n = 3 ऐसे करके ये सेल है और इनमें अलग अलग सेल में अलग अलग इलेक्ट्रॉन है। तो होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में जंप करते रहते हैं, ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं, ऐसा। तो जब भी ये यहाँ से यहाँ आएगा तो एक पर्टिकुलर एनर्जी की लाइट छोड़ेगा, जितना भी एनर्जी का डिफरेंस होगा बस उतनी ही एनर्जी की लाइट छोड़ेगा। तो जितनी एनर्जी की यहाँ पे लाइट छोड़ेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये स्पेक्ट्रम क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ये बातें कही गई थी, ये लिख लोगे आप लोग। और क्या लिखना है, एक दो चीजें और लिखनी है, क्योंकि वो थोड़ा थ्योरी है तो आप थोड़ा लिख के आओ, राइट, एंड इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। मैं मॉड्यूल खोल रहा हूँ और बता दे रहा हूँ, ठीक है। उसमें अगर किसी को डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ लेना। तो क्या क्या आपको लिखना है, एक तो ये लिखना है, राइट, जल्दी से, एटॉमिक नंबर Z होता है, न्यूक्लियॉन्स, मास नंबर ये क्या होते हैं, राइट, ये सब लिख लेना।
न्यूक्लियाइड्स, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, ये सब पता है ना आपको। आइसोटोप क्या होते हैं? एटॉमिक नंबर सेम। आइसोबार्स क्या होता है ना? मास सेम, मास नंबर सेम। आइसोटोन्स, तो ये एक नया वर्ड है। आइसोटोन का मतलब है जहां पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है। ठीक है, क्या है आइसोटोन का मतलब? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम। तो देखो आइसोटोप, जैसे अगर मैं बोलूं Z is nothing but number of protons, right? A is atomic mass number. You can say mass number. And N is है ना न्यूट्रॉन। तो आइसोटोप में क्या सेम हो गया? Z सेम हो गया, Z सेम, और यू कैन से नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम। आइसोबार्स में क्या हो गया? A सेम हो गया, एटॉमिक मास और मास नंबर सेम हो गया। आइसोटोन्स में क्या हो गया? N सेम हो गया, न्यूट्रॉन। ठीक है, अब क्या बचा? इलेक्ट्रॉन सेम होने को बचा, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक, E सेम। किन किन में सेम? एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस, किसी में भी सेम। ये सारी बातें किसमें हो रही हैं? केवल एटम्स में। क्यों? राइट, क्योंकि ये न्यूक्लियस की बात हो रही है, तो फिर पर्टिकुलर एटम की बात करनी पड़ेगी, है ना? राइट, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो यहाँ पे एटम्स के अलावा मॉलिक्यूल्स, आयंस, कुछ भी आ सकते हैं। आइसो स्टर्स, इलेक्ट्रॉन एज वेल एज नंबर ऑफ एटम्स सेम, है ना? तो N2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए? नाइट्रोजन में 7 और 7 14, CO 6 + 8 14। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, और यहाँ पे राइट क्या सेम है? नंबर ऑफ एटम सेम है। तो इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ एटम दोनों सेम है, तो आइसोस्टर्स बोलते हैं। और एक और होता है आइसोडायफर्स। आइसोडायफर्स क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो डिफरेंस है वो सेम, N-P, है ना? तो ये अगर सेम हो जाएगा, N-P आर गोइंग टू सेम, तो आइसोडायफर्स। तो आगे यहाँ पे लिखा हुआ है आइसोडायफर्स आर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस सेम। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के डिफरेंस को इस तरह से लिख सकते हैं, N-P। अब दोनों जगह P जोड़ दो, ऐसा भी लिख सकते हैं। N + P इज नथिंग बट A, और P इज नथिंग बट Z, तो A - 2Z की वैल्यू सेम। ठीक है, तो ऐसे भी समझ सकते हैं। तो ये सारी डेफिनेशन आपको लिखनी है, ये होमवर्क है सबका, पूरा पढ़ के आना है। राइट, क्या होता है इसके अलावा और क्या क्या पढ़ना है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव्स, इसमें भी एक छोटी मोटी डेफिनेशन है कि भाई, छोटी मोटी डेफिनेशन क्या है कि भाई बताओ वेवलेंथ क्या होती है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये पढ़ के आना है। मैं बताऊंगा यहाँ पे, ये पढ़ के आना है लेकिन, ठीक है? तो वेवलेंथ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या है ना, ये वेलोसिटी क्या है, वेव नंबर क्या है, ये सब पढ़ना है। एम्पलीट्यूड क्या है, ये क्या रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है? तो इसको जल्दी कवर कर लेंगे इस चीज, ठीक है? और वैसे भी आपको ये सब पता होगा थोड़ा बहुत कि वेलोसिटी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, काइंड ऑफ। तो ये सब है आपका होमवर्क, ये करके आना। अब जिसको डाउट है वो डाउट पूछ लो, बाकी लोग जा सकते। सर ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड का सेकंड पॉइंट वापस से बताओ ना, वो शायद इसमें पीडीएफ में नहीं दिया है, स्पेक्ट्रम वाला। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोला गया था, लेकिन कंटिन्यूअस होता नहीं है। मतलब अकॉर्डिंग टू जो रदरफोर्ड है, वो लगातार अगर एनर्जी लूज कर रहे होंगे तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होगा, तो यहाँ पे है नहीं ऐसा। एक मिनट रुक जाओ, मैं देख लेता हूँ कहाँ पे ड्रॉबैक वगैरह। ठीक है, इसमें तो नहीं दे रखा है, लेकिन ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। वैसे तो बहुत सारे ड्रॉबैक्स है ना, अगर हम देखेंगे तो। ठीक है, ये फेमस वन है, और आप ये लिख लेना कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं होता है। दैट इज वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम आगे पढ़ेंगे ये बात। लेक्चर देख लेना, लेक्चर शेड्यूल क्या है मैं बता दूंगा, मुझे पता नहीं है, मतलब कल शायद लेक्चर नहीं है, परसों है, ऐसा कुछ है। हेल्सी, ठीक है, हाँ भाई। Sir, what is the difference between centripetal force and centrifugal force? एक्चुअली एक तो होता है सूडो फोर्स। तो जब भी कभी सर्कुलर मोशन होता है, ठीक है? अच्छा, थोड़ी देर रुक जाओ, नहीं मिनट, बाकी लोगों के डाउट पूछते हैं फिर बताते हैं। हाँ भाई, और किसको क्या डाउट है?
सर आपने पिछले लेक्चर में हम लोग आपने एक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में बताया था सर, उसमें क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है? इंटीग्रल मल्टीपल। क्या होता है इंटीग्रल मल्टीपल? जैसे मैं मतलब बोलूं कि एक चार्ज नंबर ऑफ जो जैसे मैं बोलूं ह्यूमन जो है, नंबर ऑफ इंसान है ना, वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा, मतलब इंटीजर ही होगा, 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा, 10 होगा, है ना? ऐसा नहीं बोलोगे 1.5 ह्यूमन। मतलब जो चार्ज एमिट होता है वो एक इंटीग्रल वैल्यू के इमिट की हिसाब बात से। नहीं हो रही है। इमिट कहाँ से ले आए? वहीं पे भी कोई भी चार्ज है वो हमेशा क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसके? इलेक्ट्रॉन के चार्ज के। तो इलेक्ट्रॉन एक तरह से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन स्मॉलेस्ट रिप्रेजेंटेशन हो गया। जैसे अच्छा ये भी समझो, मैटर जो ऐसे लिख सकते हैं, मैटर इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एटम्स। एटम्स क्या होंगे, आधे थोड़ी ना होगा एटम, हाँ हो है ना? वैसे ही तो 1 एटम, 2 एटम, 5 एटम, 10 एटम ऐसे हमेशा इंटीजर में ही होगा। वैसे ही चार्ज भी क्या होगा, इंटीजर में होगा। किसके इंटीजर में? इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीजर, इंटीग्रल मल्टीपल। ठीक है, ओके, यस सर, थैंक यू सर। हाँ वही। हेलो सर। हाँ तो सर ये ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल 2 ही दिया है क्या सर पीडीएफ में? क्या दिया है? ड्रॉबैक्स ऑफ हाँ ठीक है, ये लिख लो, कोई कुछ नहीं है, बस ये सबसे इम्पोर्टेंट यही वाला है रदरफोर्ड का ड्रॉबैक, कि ये बात नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि ये क्यों गिरना नहीं चाहिए, है ना? थैंक यू सर, बाय सर, हैव अ नाइस डे। सेम टू यू बेटा। हाँ जल्दी जल्दी पूछो, नेक्स्ट क्लास भी है तुम लोगों की, राइट? सर ई बाय एम रेशियो पॉजिटिव क्यों होता है? क्या होता है? ई बाय एम रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो मास चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो माइनस होता है ना, तो हाँ तो एक्चुअली उसमें मैग्नीट्यूड ले रहे हैं ना, मैग्नीट्यूड लेते हैं। हाँ पोटेंशियल एनर्जी में था ना कि भाई पोटेंशियल एनर्जी 2 तरह की हो सकती है, देन वी हैव टू टेक द चार्ज। हर जगह थोड़ी ना क्वेश्चंस में ई बाय एम रेशियो पॉजिटिव में लेंगे ना? हाँ वो जो भी है मैग्नीट्यूड लेंगे, उसमें आपको पॉजिटिव नेगेटिव कुछ सोचना ही नहीं। यस सर। हेलो सर। हाँ सर वो मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में हम लोग ऑयल क्यों यूज करते हैं? अरे भाई ऑयल के ऊपर डिस्कशन हुआ था कि भाई ऑयल इसलिए यूज करते हैं क्योंकि बहुत डेंस होता है, राइट? सो इवेपोरेट नहीं होगा जल्दी। मतलब उसका कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है ना, मतलब उसके उसका रीजन है बट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके सर। हाँ भाई बोलो। हाँ सर तो फिर ये सिर्फ आज ये सब डेफिनेशंस लिखकर बाय हार्ट करने हैं और ये डिफेक्ट्स भी बाय हार्ट करने हैं ना? करेक्ट। हाँ बोलो भाई, एक एक करके जल्दी। सर आपने बोला कि स्पेक्ट्रम तब रिलीज होता है जब इलेक्ट्रॉन्स जंप करते हैं एक से दूसरे शेल पे, तो वो जंप क्यों करेंगे? अरे वो आएंगे ना, आएंगे। अच्छा, एंड सर ये भी है कि अगर हमको, आपने जो क्वेश्चन दिया था अल्फा पार्टिकल्स एंड प्रोटॉन्स के बारे में, तो अगर हमको वैसे टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमको एनर्जी कंजर्व करानी पड़ेगी, राइट? हमेशा, राइट, करेक्ट। तो वो जो कॉन्सेप्ट है वो एनर्जी का है, फॉर्मूला याद नहीं, फॉर्मूला याद होना चाहिए बट एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट याद है। ठीक है भाई, हाथ नीचे करते जाओ जिन लोगों के डाउट होते जाए। सर हाँ सर, ये जो ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल है उसके अंदर हम लोग ये पॉइंट भी मेंशन करना है ना, स्पेक्ट्रम वाला? हाँ आप कर लो ना, उसको लिख लो। यस, according to this model the spectrum should be continuous but it is not continuous, है ना? सर वो कंटिन्यूस इसलिए नहीं है ना क्योंकि वो आएंगे आगे, उस पे आएंगे, डू नॉट वरी, उस पे आएंगे आगे। हाथ नीचे करते जाओ भाई, अपनी अपनी बात जो भी है। हाँ बोलो। सर मिलिकन्स मेथड में वो ऑयल ड्रॉप्स क्यों नहीं आयोनाइज होते हैं? एक्सरेज जब उन पे पड़ते हैं तब? ऑयल ड्रॉप में नहीं, वो भी आयनाइज हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि कितनी एनर्जी आप दे रहे हो। फिर सर उन पे वो
बाकी के गैसेस के जब इलेक्ट्रॉन्स वो ऑब्जॉर्ब करते हैं तो उस टाइम नहीं नहीं, एक्चुअली जब ऑयल ड्रॉप गिर रही है ना तब तक एक्सरे नहीं डाल रहे हैं, ओके सर, है ना भाई, डिपेंड कर रहा है ना कि कब तक एक्सरे डाल रहे हो तो आयनाइज होगा क्या होगा क्या नहीं है। ओके सर, हाँ हो गया भाई। और कौन है? सुहानी, अथर, बोलो भाई जल्दी जल्दी अपने हाथ नीचे करते जाओ, उनके हेलो डाउट होते सर। हैं। हाँ सर वो जो आपने क्वेश्चन दिया था ना सेकंड वाला, सर हाँ उसमें मास ऑफ अल्फा पार्टिकल मास ऑफ प्रोटॉन से कैसे इक्वल होता है? भाई इक्वल नहीं होता है। मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? 1 AMU। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होता है? 4 AMU। तो 4 का वहाँ फैक्टर आया है। ओके सर। हाँ वहाँ पे 4 का फैक्टर आया ना, ये देखो एक मिनट, कहाँ क्या आया ये आपका आया है 2 का, है ना, तो ये 4 हो गया, कट गया ये एम मास ऑफ प्रोटॉन इनटू 4 कट जाएगा ना एम अल्फा से। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। यस सर, बाय सर। बाय। तो देखो ऋषिका, हाँ आपने ये पूछा था कि और भी भैया कितने लोग हैं, हाँ सबके डाउट हो गए ना, हाँ ओके। तो होता ये है कि जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसके ऊपर राइट सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। अब अगर मान लो जब भी जैसे मान लो ये आपने डोरी से कि यहाँ पे कोई बॉल बांध रखी है ना, और ऐसे घुमा रहे हो आप, राइट ऐसे, सो बट ये इसकी तरफ फाइनली इसकी तरफ गिर नहीं रहा है, राइट, इट इज नॉट लेट्स से फॉलिंग टुवर्ड्स द सेंटर। या फिर हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये गिर रहा है बट कितने अमाउंट में गिर रहा है, वैसे ऐसे बोलते हैं, इसको ऑर्बिटिंग बोलते हैं। तो ऐसा बोलते हैं कि देखो ऐसा है कि ये, है ना, सर्कल बना लेता हूँ, ठीक है। तो एक्चुअली में अगर ये कंप्लीटली ऐसे स्ट्रेट लाइन जा रहा होता है ना, मूव कर रहा होता, क्योंकि आपने स्पीड दी है, तो कुछ ऐसे जाता, राइट। बट एक्चुअली में क्या हुआ कि बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स ये देखो कितना इसकी तरफ खिंचा जा रहा है, ऐसे खिंचा रहा है, ठीक है। तो इतना अमाउंट ये गिरा है एक्चुअली में, जो हमें लगता नहीं कि ये गिर रहा है, राइट। तो अगर हम स्ट्रेट लाइन की बात करें, ये सर्कुलर मोशन है। अभी आप पढ़ रहे होगे तो आप मोशन पढ़ रहे होगे तो उसमें आप स्ट्रेट लाइन मतलब मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे होगे, राइट। अब क्या होता है कि बोलते ये है कि इस पार्टिकल पे जितना फोर्स लग रहा है उतना अपोजिट में फोर्स और लग रहा है, इसको बोलते हैं सूडो फोर्स, राइट। ये तब तक नहीं लग रहा है जब तक ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, तब तक ये नहीं लग रहा है। जैसे ये टूट गई यहां से डोरी, तब क्या होता है, तब ये बाहर की तरफ गिरता है। तो द मोमेंट दिस डोरी इज गोइंग टू ब्रेक, हम कहेंगे यहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है और वो इसके बराबर होता है। तो मैं देखो ये सब आई थिंक ये कितना समझ में आ रहा होगा, राइट। ऋषिका आ रहा है समझ में? Sir, so the electron possesses centrifugal force and not centripetal force. नहीं, उस पे हम आएंगे। एक्चुअली वो जो हम पढ़ाते हैं ना केमिस्ट्री में, वो हम सर्कुलर अभी केमिस्ट्री में जो हम पढ़ा रहे हैं ना सर्कुलर मोशन में, वो हम बस छोटी सी बात लेके समझा देते हैं कि भाई वो सेंट्रीपिटल फोर्स है या फ्यूगल फोर्स है, किसी को भी मान लो आप, कुछ इम्पोर्टेंट वो नहीं है इम्पोर्टेंट। फिजिक्स में जब पढ़ाते हैं तो वहाँ पे पूरा रीजनिंग से समझाते हैं, जो ये रीजनिंग में आपको समझा रहा हूँ ना, ऐसे ही कुछ रीजनिंग से समझाते हैं कि कौन क्या होगा क्या नहीं है। हमारा काम क्या है, हमें तो बस मैग्नीट्यूड से मतलब है। सो वी आर नॉट लाइक वेरी मच इनटू कि यार ये क्या है या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, ठीक है। So sir, just because it is moving in an orbit and it is not falling into the nucleus, it is following centrifugal force. तो आप कोई भी फोर्स ले लो, कुछ हम मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि केमिस्ट्री में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप किसी भी फोर्स को मान के चल लो, राइट। जब उसके डेरिवेशन पे आएंगे बोर मॉडल के में तब बताएंगे इसका। Okay, and sir, लेकिन आप चाहो ना तो फिजिक्स में जब पढ़ाएंगे ना तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सर जब सर्कुलर मोशन स्टार्ट करेंगे ना तब समझ में आएगा कि क्या है क्या नहीं है। हाँ, and sir, Coulombic force is nothing but electrostatic force.
Yes. Okay, so the proton emits the electrostatic force, which is Coulombic force, and the electron is giving out centrifugal force, which stabilizes the atom, right? नहीं, जो वो नेचर, फिर वही है, तुम बोर मॉडल पे वही पहुंच गए हो, मैं आता हूँ तो उस पर तब फिर समझाऊंगा। Okay, okay, sir, no problem. Thank you so much. चलो, okay, that's it.